हिंदुस्तान की सियासत में इन दिनों काफी हलचल है। पंजाब से यूपी तक, यूपी से बिहार तक, बिहार से राजस्थान तक, राजस्थान से कर्नाटक तक राजनीति में खूब नादिन धिन्ना हो रहा है। सियासत के राष्ट्रीय मंच पर भी मोर्चाबंदी देखने को मिल रही है। भारत में चुनाव का सीजन बहुत जल्दी आता है। अभी थोड़े दिन पहले ही 5 राज्यों के चुनाव संपन्न हुए हैं। अब अगले साल सियासत के लिहाज से अहम माने जाने वाले राज्यों में चुनावी गहमागहमी शुरू हो चुकी है। तो जनाब कुल मिलाकर चुनाव से पहले की सियासी सर्कस का मंच सज चुका है और तमाम किरदार अपनी अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। इस सियासी मंच पर सबसे पहले दिखाते हैं आपको पंजाब की सियासी पिक्चर। पंजाब की सियासत के लिहाज से देखें तो ये तस्वीर बेहद अहम है। तस्वीर में नवजोत सिद्धू हैं और प्रियंका गांधी वाड्रा हैं। दोनों के मुस्कुराते हुए चेहरे इस तस्वीर में देखे जा सकते हैं। इस तस्वीर के साथ सिद्धू ने ट्वीट किया जिसमें लिखा था, प्रियंका जी के साथ लंबी मुलाकात। ये मुलाकात इसलिए खास है क्योंकि पिछले दिनों अमरिंदर दिल्ली आए थे, तब कांग्रेस आलाकमान ने कैप्टन से मुलाकात नहीं की थी। अहम बात यह है कि सिद्धू की प्रियंका से भले ही मुलाकात हो गई हो, लेकिन राहुल के साथ मुलाकात पर अब भी सस्पेंस बरकरार है। सिद्धू ने भले ही आलाकमान से मुलाकात के ढोल पीटे हों, लेकिन ना जाने क्यों आलाकमान सिद्धू से मुलाकात के मुद्दे पर ज्यादा मुखर नहीं रही। प्रियंका से मुलाकात के बाद की तस्वीर भी सिद्धू ने ही जारी की। सिद्धू से मुलाकात के बाद प्रियंका एक्शन में आ गई। पहले वो राहुल गांधी से मिली, फिर सोनिया गांधी से मुलाकात की और बाद में तीनों के बीच लंबी बातचीत हुई। इस पूरी कवायद का मकसद ये रहा कि सिद्धू की बात को सुना जाए और कोई रास्ता ऐसा निकाला जाए जिससे कांग्रेस को मिशन पंजाब में नुकसान न पहुंचे। बीते कई महीनों से सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच तलवारें खिंची हुई हैं। सिद्धू ये बात कहते रहे हैं कि वो जनता की आवाज दिल्ली तक पहुंचा रहे हैं और पहुंचाते रहेंगे। सिद्धू के तेवर कैप्टन को रास नहीं आए, लिहाजा पार्टी ने पहले 3 सदस्यीय कमेटी बनाई। दोनों पक्षों की बातें सुनी गई। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को चुनाव से पहले उन सभी फाइलों को निपटाने को कहा गया जिन्हें रोकने या दबाने का आरोप उनकी सरकार पर है। कैप्टन को करीब 18 बिंदुओं पर काम करने के निर्देश दिए जा चुके हैं, लेकिन ना तो सिद्धू माने और ना ही कैप्टन नरम पड़े। हालांकि पार्टी नेता जल्द समाधान के दावे करते रहे और कर रहे हैं। कुछ होती है जब जिस पार्टी में व्यक्तित्व होते हैं तो टकराहट होती है, उसका हमने समाधान निकाल करके दिया है। पार्टी अध्यक्षा की जैसे आदेश हो जाएगा तो उसको सब मान लेंगे और सब कह चुके हैं, सिद्धू भी कह चुके हैं कि जो पार्टी हाईकमान का निर्णय होगा मैं मानूंगा। अब तक की कवायद से एक बात तो साफ है कि कांग्रेस ना तो कैप्टन को नाराज करना चाहती है, ना ही सिद्धू को खोना चाहती है। लिहाजा बीच का रास्ता निकालने की कोशिशें हो रही हैं। माना यह जा रहा है कि पार्टी अमरिंदर की कप्तानी में चुनाव मैदान में जाएगी, लेकिन सिद्धू वाणी का मैजिक चलवाना चाहती है। सवाल ये, आखिर दोनों योद्धाओं को साथ लाने का फॉर्मूला क्या होगा जो दोनों को मंजूर हो। कांग्रेस पार्टी के इस घमासान पर विरोधियों की भी नजर है। सिद्धू लगातार बादल परिवार को निशाने पर लेते रहे हैं, लिहाजा बादल परिवार ने भी मौका मिलते ही हल्ला बोल दिया। अकाली नेता सुखबीर बादल ने सिद्धू को मिसगाइडेड मिसाइल करार दिया जो किसी को भी टारगेट कर सकती है। जोत सिंह सिद्धू एक मिसगाइडेड मिसाइल है जिहदा कोई कंट्रोल नहीं है। किते मर्जी डायरेक्शन हो सकती है, किते मर्जी ਵੱਜ सकती है, अपने ते ही ਵੱਜ सकती है। ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ 20-25 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਉਹਦੀ। ਜੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੀ, ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਵੀ ਲੜ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਈ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਾ 5-6-10 ਡਾਇਲੌਗ ਰੱਟੇ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਇਲੌਗ ਨੂੰ हर जगह ਵਰਤਦਾ है। सिद्धू सियासत के माहिर खिलाड़ी हैं, मौके पर चौका और वार पर पलटवार बखूबी जानते हैं, लिहाजा जवाब देने में उन्होंने भी देर नहीं की। सिद्धू ने ट्वीट किया, आपके भ्रष्ट व्यवसायों को तबाह करने के लिए गाइडेड और लक्ष्य केंद्रित हूँ। जब तक पंजाब के खंडहरों पर बने आपके सुख विलास को पंजाब के गरीबों की सेवा के लिए एक पब्लिक स्कूल और सार्वजनिक अस्पताल में नहीं बदल जाता, मैं नहीं झुकूंगा। किसी जमाने में सिद्धू बीजेपी की शान में कसीदे पढ़ते थे, अपने शेरों से, अपनी बातों से बीजेपी का गुणगान करते थे, लेकिन अब वो बीजेपी का दामन छोड़ चुके हैं। सिद्धू एपिसोड पर बीजेपी की भी पैनी नजर है। देखिए, एक बात बड़ी स्पष्ट है, ये जो घमासान कांग्रेस के बीच में पंजाब में चल रहा है, उसके कारण से पंजाब का नुकसान हो रहा है। आज वहाँ पर पंजाब में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कोलैप्स कर रही है आस्ता आस्ता, और
ये एक दूसरे पर आक्षेप लगा रहे हैं, उसके अंदर से कई चीजें खुलकर भी आ रही हैं। पंजाब की सियासी पिक्चर में फिलहाल सिद्धू और कैप्टन एपिसोड ही छाया हुआ है, लेकिन किरदार तो और भी हैं। ऐसे ही एक किरदार है दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल, जो पंजाब में ताल ठोक चुके हैं और जनता की नब्ज पकड़ने के लिए दिल्ली वाला फॉर्मूला जनता के बीच उछाल चुके हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार हर परिवार को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देगी। मुझे लगता है हमारी जो हमने कैलकुलेशन की है, पंजाब के लगभग 80% लोगों की, 77 से 80% लोगों की बिजली का बिल जीरो हो जाएगा। बिजली आएगी, 24 घंटे बिजली आएगी, बिल नहीं आएगा। पंजाब में इस बार की सियासी लड़ाई बड़ी दिलचस्प है। एक तरफ अकाली और बीएसपी का गठबंधन है, आप भी पूरे दमखम के साथ ताल ठोक रही है, बीजेपी अपने बूते रास्ते तलाश रही है, तो कांग्रेस अपनी सत्ता बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। लेकिन इसके लिए जरूरी है पार्टी एकजुट रहे, और ये तभी हो सकता है जब सिद्धू और कैप्टन की दूरियां खत्म हो। उधर आपके अरविंद केजरीवाल इस बार ऐलान कर चुके हैं, अगर उनकी पार्टी जीती तो सीएम सिख ही होगा। अरविंद केजरीवाल का ये ऐलान बड़ा इशारा है, किसके लिए है इतना तो सब जानते हैं। हिंदुस्तान के सियासी मंच का सबसे बड़ा स्टेज है यूपी। देश में सबसे ज्यादा आबादी यूपी में, सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें यूपी में, सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें यूपी में, सबसे ज्यादा पीएम यूपी ने देश को दिए। इसलिए कहते हैं दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है। उसी यूपी में अगले साल चुनाव है, लिहाजा सूबे में सियासत हाई है। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव है, लेकिन सभी पार्टियों ने अभी से कमर कस ली है। बीजेपी अपना घर दुरुस्त करने में जुटी है, अखिलेश साइकिल में हवा पानी डाल रहे हैं, मायावती हाथी को तैयार कर रही हैं, कांग्रेस हाथ को मुट्ठी बनाने में लगी है, ओवैसी और ओपी राजभर भी कुलाचे भर रहे हैं। वो कहते हैं ना, सूत न कपास और जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। अव्वल तो सूबे के चुनाव में अभी पूरा 1 साल है, उस पर जनता के मन में क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन जीत के दावे और कुर्सी को लेकर फॉर्मूले हवा में तैरने लगे हैं। वैसे तो यूपी में कुर्सी के लिए कई एक्सपेरिमेंट पहले ही हो चुके हैं। यूपी की राजनीतिक लेबोरेटरी में कुछ और परीक्षण करने की तैयारी शुरू हो गई है, और इसका खाका सामने रखा है सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओपी राजभर ने। राजभर साहब के सत्ता सीएम फॉर्मूले की डिटेल्स आपको बताएं, उससे पहले जान लीजिए राजभर साहब और एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए एक गठबंधन किया है। केवल आपस में गठबंधन नहीं किया है, बल्कि 10 दलों का पूरा एक मोर्चा तैयार किया गया है। ये मोर्चा यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगा। तो क्या हुआ, अभी तक मोर्चे के उम्मीदवार तय नहीं है। तो क्या हुआ, अभी तक मोर्चे के तमाम नेता जनता के बीच नहीं गए हैं। लेकिन राजभर साहब ने सत्ता सीएम का वो फॉर्मूला पेश कर दिया जो ना तो भूतकाल में देखा गया और ना ही शायद भविष्य में देखा जाए। अब जरा जान लीजिए ऐसा कौन सा फॉर्मूला राजभर साहब ने बता दिया है जिसके चर्चे दिल्ली तक हो रहे हैं। राजभर साहब का कहना है कि अगर वो जीते 5 साल में 5 मुख्यमंत्री होंगे, हर साल नया मुख्यमंत्री होगा, धर्म और जाति के हिसाब से आएगी बारी, पहले मुसलमान, फिर राजभर, फिर चौहान, फिर कुशवाहा, फिर पटेल, हर साल 4 डिप्टी सीएम बनेंगे, यानी 5 साल में 20 डिप्टी सीएम। कभी देखा है, कहीं सुना है ऐसा फॉर्मूला? चुनाव दूर है, नतीजे पता नहीं क्या होंगे, लेकिन कुर्सी का फॉर्मूला तैयार हो चुका है। जब 22 में सरकार बनेगी तो चुनाव में 5 साल में 5 मुख्यमंत्री, एक मुसलमान 1 साल, 1 साल राजभर, 1 साल चौहान, 1 साल कुशवाहा, 1 साल पटेल। हम 5 साल में 5 मुख्यमंत्री और 1 साल में 4 डिप्टी सीएम, 5 साल में 5 सीएम और 20 डिप्टी सीएम देंगे। यह आपको बता दें कि ओपी राजभर का पहले बीजेपी के साथ गठबंधन था, लेकिन बाद में दूरियां बन गई, फिर वो गठबंधन से अलग हो गए। राजभर साहब का कॉन्फिडेंस टॉप गियर में है, वो बीजेपी को डूबता जहाज बताते हैं। उन्हें लगता है कि उनके मोर्चे के आगे कोई नहीं टिकेगा, ना बीजेपी, ना एसपी और ना बीएसपी और ना ही कांग्रेस। अपने पुराने सहयोगी के आत्मविश्वास को बीजेपी हल्के में ले रही है। देखिए, मैं इसको बहुत गंभीरता से नहीं लेता
मैं यह मानता हूं कि हम आपको कह दें कि हम आपको अमेरिका के राष्ट्रपति बना देंगे तो आप मान जाएंगे क्या? ऐसा संभव नहीं होता है। राजनीति में जनता बहुत समझदार है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो भरोसा था वो भरोसा लगातार मजबूत हुआ है। इसलिए हम 2022 में भी 300 से अधिक सीटें जीतेंगे। कोई मोर्चा, कोई पार्टी भाजपा के खिलाफ चुनाव तो लड़ सकती है, लेकिन भाजपा के खिलाफ अभी उनको जन समर्थन मिलता हुआ कहीं दिखाई नहीं देता। जो ज्यादा जोगी होते मठ बिगाड़ देते हैं। हमारे पास तो एक ही योगी हैं और वो सबको सुधार करके उन्होंने दिखा दिया है कि विकास क्या होता है। अब किसी घर में बहुत सारे बावर्ची रख दीजिए और मिलकर सब्जी बनाने लगे तो सब्जी का बंटाधार निश्चित है। लेकिन अब हर व्यक्ति किस प्रकार से सपने देखता है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखता है, सपनों को बेचता है। राजभर ने कुर्सी का फॉर्मूला तो सामने रख दिया, लेकिन उनके अपने मोर्चे में सीटों का पेच अटकता दिखाई दे रहा है। लगता है ओवैसी राजभर के हाथ तो मिल गए हैं, लेकिन तालमेल की कमी है। तभी तो ओवैसी 100 सीटों पर दावेदारी का ऐलान करते हैं तो राजभर कहते हैं अभी कुछ भी तय नहीं है, सीटों का बंटवारा अभी नहीं हुआ है। हमारा तो अभी तक हम तो राजभर साहब के साथ हैं भाग्यदारी संकल्प मोर्चा के तहत, और हमारे पार्टी के यूपी के प्रेसिडेंट ने इस बात का ऐलान भी किया कि हम एमआईएम पार्टी आने वाले 2022 के असम्बली चुनाव में हम 100 असम्बली सीट पर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। हमने लोगों से एप्लीकेशन लेना भी शुरू कर दिया। अभी उस संबंध में कोई बैठक नहीं हुई है, सीट का बंटवारा भी मोर्चे से नहीं हुआ है। वो बयान जो उन्होंने दिया है वो बयान अगर उसको पढ़ें लोग तब तो सही समझ में आवे। हम 100 सीट पर तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो इसमें कहां सा फाइनल हो गया कि 100 सीटें उनको मिल गई। एक तरफ कुर्सी का फॉर्मूला और दूसरी तरफ सीटों का पेच विरोधी राजभर की बातों को मुंगेरी लाल के हसीन सपने बता रहे हैं। देखिए, राजनीति में सपने देखने का सबको अधिकार है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी की तरह मुंगेरी लाल के सपने नहीं देखना चाहिए कि जिस तरह से वो कह रहे हैं छोटे छोटे दल मिलाकर। छोटे छोटे दल में असदुद्दीन ओवैसी का भी दल है, और उसके साथ सरकार जब वो बनाएंगे तो उनका कहना है 4 मुख्यमंत्री हम बनाएंगे 5 साल में और 20 उप मुख्यमंत्री बनाएंगे हम 5 साल में। तो मतलब कभी असदुद्दीन ओवैसी को बनाएंगे मुख्यमंत्री, कभी वो खुद बनेंगे मुख्यमंत्री, कभी और उनके सहयोगियों को बनाएंगे उप मुख्यमंत्री। तो ये छोटे छोटे दल मिला के जो दलदल उन्होंने बनाया है, तो उत्तर प्रदेश की जनता इस दलदल में फंसने वाली नहीं है। और मैं उनको सलाह दूंगा कि सपने देखिए, लेकिन मुंगेरी लाल के सपने मत देखिए। अपने सीएम सत्ता वाले फॉर्मूले से भले ही राजभर चर्चा के केंद्र में आ गए हैं, लेकिन यूपी के सियासी पटल पर खिलाड़ी तो और भी हैं और जीत के दावे तो वो भी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने 2022 विधानसभा चुनाव के लिए अपना थीम सॉन्ग जारी कर दिया है। पार्टी पहले ही ऐलान कर चुकी है वो छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन करेगी। चुनावी बिसात अभी बिछी रही है और इस बीच राजभर के फॉर्मूले ने सूबे की सियासी हवा को गरमा दिया है। गहमा गहमी तो बीजेपी में भी खूब देखी जा रही है। पिछले दिनों सरकार और संगठन को लेकर काफी मंथन पार्टी नेताओं ने किया। ऐसे कयास लग रहे थे कि सरकार और संगठन में नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है, लेकिन तमाम कयासों पर अब विराम लगा दिया गया है और साफ कर दिया गया है कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। पिछले दिनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर सीएम योगी और पार्टी नेताओं का जुटान हुआ। इसे भी चुनाव से पहले घर को दुरुस्त करने की कवायद के तौर पर देखा गया। उधर बीएसपी भी ऐलान कर चुकी है कि वो अकेले ही चुनाव मैदान में उतरेगी। तो कुल मिलाकर यूपी के सियासी मंच पर हर किरदार खुद को तैयार कर चुका है ताकि जनता का साथ उसे मिल सके और वो सत्ता के पथ पर आगे बढ़ सके। लेकिन जनता के फैसले से पहले नेताओं के सपने ऊंची उड़ान भर रहे हैं। देश में सियासी पारा केवल उन्हीं राज्यों का चढ़ा हुआ नहीं है जहां अगले साल चुनाव है, बल्कि उन राज्यों की सियासत भी गरमाई हुई है जहां अगले साल चुनाव नहीं होने हैं। उन राज्यों में राजस्थान की सियासी उठापटक सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। सूबे में सत्ताधारी कांग्रेस के 2 खेमे एक दूसरे के मुकाबिल हैं। एक तरफ सीएम गहलोत हैं तो दूसरी तरफ सचिन पायलट। बीते 1 साल से दोनों गुटों में अदावत है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। पिछले दिनों सचिन पायलट दिल्ली में डेरा डाले रहे। कई दिन के दिल्ली प्रवास के बावजूद प्रियंका राहुल से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई और उन्हें बैरंग लौटना पड़ा। खुद सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट अभी ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन दोनों गुटों के विधायकों ने एक दूसरे के खिलाफ खुलकर बोलना शुरू कर दिया है। सचिन पायलट गुट के नेता चाहते हैं कि पंजाब की तर्ज पर राजस्थान के सीएम समेत सभी नेताओं को दिल्ली बुलाकर बात की जाए।
सचिन पायलट गुट मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी चाहता है तो सीएम गहलोत बीएसपी से कांग्रेस में आए विधायकों और निर्दलीय विधायकों को हवाला देकर उतनी हिस्सेदारी देने को तैयार नहीं जितने की मांग हो रही है। राजस्थान में बीजेपी खेमे में भी पिछले दिनों खींचतान की खबरें आई। वसुंधरा समर्थक और विरोधी गुट में तकरार देखने को मिली। दरअसल पार्टी मुख्यालय में नए पोस्टर होर्डिंग्स में वसुंधरा की तस्वीर नहीं होने की वजह से विवाद शुरू हुआ। इससे पहले झालावाड़ में वसुंधरा और उनके बेटे के गुमशुदगी के पोस्टर भी लग चुके हैं। राज्य के समर्थक अब खुलकर मांग कर रहे हैं कि राज्य को राजस्थान में हिस्सेदारी दी जानी चाहिए। ये भी दावा है कि सिर्फ राज्य ही इकलौती नेता हैं जिनमें 20% तक वोट को स्विंग करने की ताकत है। दूसरी ओर राज्य विरोधियों ने अब कहना शुरू कर दिया है कि उनकी पारी खत्म हो चुकी है। केवल उत्तर ही नहीं बल्कि दक्षिण में भी खींचतान का दौर चल रहा है। कर्नाटक में येदियुरप्पा के खिलाफ आवाजें बुलंद हो रही हैं। कई दिनों से वहां सीएम बीएस येदियुरप्पा को हटाने की अटकलें लगाई जा रही थी। हालांकि येदियुरप्पा खुद इस बात को नकार चुके हैं। अब बीजेपी के 65 विधायकों ने एक लेटर पर साइन कर उन विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है जिन्होंने सीएम के खिलाफ बातें कही। पिछले दिनों येदियुरप्पा सरकार पर फोन टैपिंग के आरोप भी लगे। ये आरोप येदियुरप्पा विरोधी कैंप के विधायक अरविंद बेलाड ने लगाए थे। राष्ट्रीय सियासत के हिसाब से भी पिछले दिनों हलचल देखने को मिली जब राष्ट्र मंच के बैनर तले शरद पवार की अगुवाई में विरोधी दलों की बैठक हुई। भले ही 2024 का आम चुनाव अभी दूर है लेकिन विपक्ष की नजर अभी से चुनावी मंजिल पर है। विपक्ष के रणनीतिकारों को लगता है कि अगर सभी लोग अपने मतांतरों को एक किनारे रख साथ आए तो तस्वीर बदल सकती है। हालांकि बैठक में शामिल नेताओं ने कहा कि देश हित के मुद्दों पर ही इस बैठक में चर्चा हुई। राज्यों और राष्ट्रीय सियासत के अलावा सियासी परिवार के खींचतान का गवाह भी देश बना। ये खींचतान हुई एलजेपी में। चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान के बीच तलवारें खिंच गईं। दोनों एलजेपी पर दावेदारी ठोक रहे हैं। दोनों अब कानूनी लड़ाई के लिए कमर कस चुके हैं। 5 जुलाई को रामविलास पासवान की जयंती के मौके पर चिराग आशीर्वाद यात्रा निकालने जा रहे हैं। मतलब ये कि देश में सियासत का खेल पूरे शबाब पर है। आजाद हिंदुस्तान की सियासी पटकथा में ऐसे ऐसे सीन और चैप्टर देखे गए हैं जिनकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। ये तस्वीरें सियासत के ऐसे ही चैप्टर की हैं। तारीख 21 अक्टूबर 1997, जगह यूपी विधानसभा। उस दिन विधानसभा के भीतर विधायकों के बीच माइकों की बौछार, लात घूसे, जूते चप्पल सब चले। विपक्ष की गैर मौजूदगी में कल्याण सिंह ने बहुमत साबित कर दिया था। उन्हें 222 विधायकों का समर्थन मिला जो बीजेपी की मूल संख्या से 46 ज्यादा था। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने सदन में वोटिंग की मांग की। कांग्रेस के साथ बीएसपी विधायक भी हंगामा करने लगे। इस बीच एक विधायक ने स्पीकर पर माइक फेंक दिया जिसके बाद विधायकों में हाथापाई होने लगी। 40 से ज्यादा विधायकों को गंभीर चोटें आईं। यूपी के सियासी इतिहास में एक और ऐतिहासिक घटना हो चुकी है। वो घटना जगदम्बिका पाल के साथ जुड़ी हुई है। 1998 में जगदम्बिका पाल को राज्यपाल रोमेश भंडारी ने सीएम पद की शपथ दिलाई। बीजेपी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची। इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कंपोजिट फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया जिसमें कल्याण सिंह को 225 मत हासिल हुए और जगदम्बिका पाल को 196 वोट मिले। और इस तरह जगदम्बिका पाल केवल एक ही दिन मुख्यमंत्री रह पाए और उनका नाम इतिहास में दर्ज हो गया। हिंदुस्तान के सियासी इतिहास में एक और ऐतिहासिक घटना झारखंड में हुई जब मधु कोड़ा सीएम बने। ये घटना इसलिए ऐतिहासिक थी क्योंकि मधु कोड़ा निर्दलीय विधायक थे। जिस देश में सत्ता के लिए इतने जोड़तोड़ होते हों वहां एक निर्दलीय विधायक का सीएम बनना सत्ता के जोड़तोड़ को ही दिखाता है जिसमें कब किसकी किस्मत चमक जाए कोई नहीं जानता। मायावती और मुलायम सिंह यादव को यूपी में 2 ध्रुवों के तौर पर जाना जाता रहा है। गेस्ट हाउस कांड के कारण ये धारणा यूपी की सियासत में बनी थी लेकिन फिर ये भी तो सत्य है कि सियासत असीम संभावनाओं का खेल है। 2019 में मायावती और मुलायम की 2 ध्रुवों वाली धारणा टूट गई। एसपी और बीएसपी ने गठबंधन का चुनाव लड़ा। बुआ बबुआ ने साथ में ताल ठोकी लेकिन मनमाफिक नतीजे नहीं आए और आज फिर से दोनों के रास्ते अलग हैं।